नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। साथियों, आज जिस मुद्दे पर हम बात करेंगे वह है जीरो एफआईआर। तो हम सबसे पहले इसे समझेंगे कि जीरो एफआईआर ये जो टर्मिनोलॉजी है, ये जो कानूनी पहलू है, ये कहाँ से आया, इसका क्या तात्पर्य होता है और हम यह भी देखेंगे कि किस संदर्भ में आज हम इसकी चर्चा कर रहे हैं, हाल फिलहाल में यह चर्चा में क्यों आ गया है। उससे पहले आप ये समझिए कि संस्कृति आईएएस जो है एक नया फाउंडेशन बैच लेकर के आ रही है, जिसकी तारीख 3 अगस्त तय किया गया है और शाम के 6:30 पर इसका समय रखा गया है। इसमें जो है हाइब्रिड कोर्स होगा, यानी कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही माध्यम से आप इसकी पढ़ाई कर सकते हैं। प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही सेगमेंट होगा। कहने का तात्पर्य है कि यह एक फाउंडेशन कोर्स होगा। अब आते हैं दो वैकल्पिक विषय की भी शुरुआत होने जा रही है। उसमें हिस्ट्री की शुरुआत हो चुकी है। आप देख रहे हैं कि 24 जुलाई से इसकी शुरुआत हो चुकी है और यह सुबह के 8:30 से इसका समय है। इसमें आपको श्री अखिल मूर्ति सर द्वारा पूरा इतिहास का जो वैकल्पिक विषय है यह पढ़ाया जा रहा है। आप इसमें नामांकन ले सकते हैं। ज्योग्राफी जो है 26 जुलाई से इसकी शुरुआत होगी और इसका भी वक्त जो है 8:30 सुबह ही है। ये जो ज्योग्राफी आपको वैकल्पिक विषय कुमार गौरव सर के द्वारा पढ़ाया जाएगा। कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप संस्कृति आईएएस के वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, वहां भी कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा। आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करके इन सभी विषयों पर विस्तृत जानकारी लेकर के अपना नामांकन करा सकते हैं। और सबसे पहले ये समझते हैं कि आज जो हम जीरो एफआईआर पढ़ने जा रहे हैं, तो यह चर्चा में क्यों बना हुआ है। देखिए, मणिपुर हिंसा के दौरान यह शब्द फिर से एक बार चर्चा में आया है। मणिपुर हिंसा पिछले 2-3 महीने से ये गतिरोध बना हुआ है। इसके संदर्भ में हम सभी जान रहे हैं और चिंतित भी कहीं न कहीं हैं। तो व्हाट इज अ जीरो एफआईआर, यहीं से ये टर्मिनोलॉजी आया है एंड व्हाई इट इज रजिस्टर्ड। तो जीरो एफआईआर होता क्या है और फिर यह रजिस्टर्ड क्यों किया जाता है, किस कंडीशन में किया जाता है, ये सब चीज हम देखेंगे। देखिए, भारत के मैप पर समझिए सबसे पहले कि अगर मणिपुर की जब हम बात करते हैं तो यह नॉर्थ ईस्ट का रीजन पर जाता है। नॉर्थ ईस्ट कहने का मतलब है वो 7 सिस्टर स्टेट की हम बात करेंगे, भारत के जो उत्तर पूर्व में अवस्थित राज्य हैं। देखिए, यहाँ पर 7 सिस्टर्स स्टेट भी इसे कहा जाता है, यानी कि 7 राज्यों का एक समूह है, जिसमें असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और यहाँ देखिए 8वां अगर लेते हैं तो सिक्किम भी उसी के दरमियान आ जाता है। तो ये एरिया है। अब यहाँ पर ये जो घटना अभी हुई है यह मणिपुर की घटना है। मणिपुर देख सकते हैं यहाँ मैप पे, इसे आप जूम करके यहाँ देख लीजिए। तो इसमें अगर आप मणिपुर देखना चाहें, ये नॉर्थ ईस्ट का मैप हो गया पूरा 7 सिस्टर्स का, और यहाँ पर मणिपुर आपको यह दिख जाएगा ये मैप पे। अब मणिपुर की अगर आप अवस्थिति देखें तो यह यहाँ से आप देखेंगे इस तरफ से तो म्यांमार की सीमा यह साझा करता है, अगर अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करें। चूंकि यूपीएससी आजकल जो है इस तरह के प्रश्न मैप आधारित तो पूछती ही पूछती है। किसी भी एक वर्ष का प्रश्न उठा के देखिए, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो, आपको मैप आधारित प्रश्न ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो मणिपुर बहुत चर्चा में है, तो यहां पर इसका लोकेशन थोड़ा सा आपके लिए जानना जरूरी हो जाएगा। तो म्यांमार के साथ यह अपना सीमा रेखा साझा करती है अंतरराष्ट्रीय अगर सीमा की बात करें। बाकी राज्यों की सीमा आप देख रहे हैं कि इधर नागालैंड है और उसके बाद यह असम के साथ भी अपना सीमा साझा करती है और मिजोरम के साथ भी। तो यह अवस्थिति हो गया। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। यूं तो देखिए, मणिपुर एक जो है खुशहाल राज्य है और कह सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत राज्य है। प्रकृति की गोद में बैठा हुआ समर्पित एक राज्य है। आप देख सकते हैं कितनी प्राकृतिक खूबसूरत छटाएं हैं। यहाँ के लोग भी काफी शांति प्रिय ही माने जाते हैं। हाँ, यह अलग बात है कि यह घटना जो है, अभी जो घटना घट रही है वहां मैतेई समुदाय और कुकी समुदाय के बीच, यह अपने आप में बहुत चिंताजनक है। निश्चित तौर पे इस घटना ने स्थिति को काफी उग्र कर दिया और चप्पे चप्पे पर वहां पुलिस छावनी बनी हुई है, जिससे जनजीवन वहां काफी त्रस्त हो गया। आप देख रहे हैं किस तरह से आगजनी की हिंसा है। दोनों ही समुदाय के बीच आपसी झड़प जो हुआ है, उसके बीच शासन प्रशासन पूरी तरह से जो कह सकते हैं कि हाथ पांव फुले हुए हैं। तो यह स्थिति अभी फिलहाल बनी हुई जरूर है। अब इसी संदर्भ में क्या होता है, अभी आप 2-4 दिन पहले ही एक घटना आप सुने होंगे कि वहां पर कुछ लोगों ने मणिपुर के किसी विशेष समुदाय की महिला को नग्न अवस्था पर पैरेड करवा दिया। यानी कि बहुत ही चिंताजनक स्थिति, दुखद स्थिति हुई, जिस पर देश विदेश की तमाम मीडिया और जितने भी बुद्धिजीवी पक्ष हैं सभी ने अपनी
चिंता जाहिर की। उसी संदर्भ में ये जीरो एफआईआर का टर्मिनोलॉजी जो है चर्चा में आया। अब वहां पर पीड़िता के साथ पहले ये घटना हुई, उनकी हत्या भी कर दी गई, उसकी मां ने ये एफआईआर कराया। अब जहां ये घटना होती है उसके कहीं दूसरे जगह यह एफआईआर कराया जाता है। मणिपुर का मैप देखिए और हम देखेंगे इसके संदर्भ में कि कहां पर यह होता है। देखिए, पीड़िता की मां ने कांगपोकपी जिले के सैकुल थाने में जीरो एफआईआर दर्ज कराती है यहां पर, यानी कि यह जो एरिया है यहां पर जीरो एफआईआर दर्ज कराती है। अब यहां पर जीरो एफआईआर दर्ज कराती है, इसका मतलब यहां पर घटना यहां नहीं हुई है, ध्यान रखना है। जीरो एफआईआर टर्मिनोलॉजी को आप यहां समझते चलिए। इसका तात्पर्य यह है कि घटना इस जगह पे नहीं हुई है। जीरो एफआईआर बाद में इम्फाल पूर्वी जिले में पैपोमपेट पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर किया जाता है और इम्फाल ईस्ट जो है यहां पर पड़ जाता है। इसका जो ये पुलिस स्टेशन है यहां पर, यानी कि अगर ये घटना यहां से ट्रांसफर कर दिया गया है इस जगह पे, तो इसका मतलब है कि घटना यहीं पे घटित हुई है। ठीक है, अब जीरो एफआईआर के संदर्भ में और डिटेल से थोड़ा हम देखेंगे। देखिए, जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको कि घटना यहां नहीं हुई है, तो घटना वहां रजिस्टर्ड हुआ और घटना यहां ट्रांसफर कर दिया गया है दूसरे पुलिस स्टेशन में, यानी कि वहां पर जो है ओरिजिनली घटना वहीं की है। तो अब इसको थोड़ा सा डिटेल से समझ लीजिए कि कहने का क्या तात्पर्य है। जीरो एफआईआर क्या होता है? देखिए, जीरो एफआईआर कहने का मतलब है कि कोई एक डिस्ट्रिक्ट है जहां पर घटना हुई हो, लेकिन वहां पर किसी भी कारण वजह से उस क्षेत्र में आने वाली जो थाना है वहां पर एफआईआर दर्ज नहीं पुलिस कर पाती है। हो सकता है कि जिस व्यक्ति के साथ घटना घटित हो वह जब थाने पर जाए रजिस्टर कराने, तो दूसरा जो व्यक्ति उसको पीड़ित किया है वह पक्ष काफी दबंग हो या किसी और वजह से पुलिस की कह सकते हैं तानाशाही हो, पुलिस व्यवस्था चरमरा गई हो, वह नहीं दर्ज करना चाहती हो घटना, जो भी हो, ऊपर से दबाव हो, कोई भी वजह हो सकता है। कहने का मतलब है कि घटना यदि इस जगह पे हुआ है, यहाँ पर इम्फाल ईस्ट में, और यहाँ दर्ज नहीं हुआ घटना किसी भी कारणवश से, तो उस व्यक्ति के पास ये अवसर होना चाहिए कि वह कहीं और किसी भी अलग पुलिस स्टेशन में जाकर के उस घटना को दर्ज करा दे। ठीक है, ताकि उसकी जो प्राथमिक जांच है वह शुरुआत हो सके और वह निष्पक्ष हो सके। सबूत जो हो सकता है प्राथमिक तौर पे जो घटना हुई है उसको मिटा दिया जाए, उस सबूत के साथ छेड़छाड़ ना हो और जल्दी से जांच हो जाए, तो दूसरे जगह जाकर के आप उस घटना को रजिस्टर करा सकते हैं। यह पूरी तरह से जो है सीआरपीसी का सेक्शन 154 के तहत इसका प्रावधान किया गया है। आगे डिटेल से देखते हैं। देखिए, एफआईआर क्या होता है, सबसे पहले इसे समझ लेते हैं। आप जीरो एफआईआर समझ गए होंगे, तो एफआईआर देखते हैं, फिर दोनों के अंतर को भी देंगे। देखिए, कोई भी घटना होता है तो निश्चित तौर पर आप पुलिस के पास जाते हैं, आपराधिक कृत्यों के बारे में जानकारी देते हैं और पुलिस को सूचित करते हैं कि देखिए मेरे साथ ये हुआ है या मेरे पड़ोस में है, यहां इस तरह की घटना हुई है। तो पुलिस के पास आप जो सूचना दर्ज कराते हैं वह एफआईआर होता है। पुलिस उसको मौखिक रूप से आपसे ले सकती है उस घटना को, या लिखित रूप से भी आप घटना पुलिस के पास दर्ज करा सकते हैं। यानी कि बिल्कुल प्राथमिक लेवल पर जब आप सूचना देते हैं उसे एफआईआर किया जाता है। लेकिन यहां एक बात ध्यान देने की है, आप भले ही मौखिक कहते हैं, लेकिन अगर बहुत संज्ञेय अपराध हुआ है यानी कि जघन्य अपराध की स्थिति है, तो पुलिस निश्चित तौर पर उस सूचना को लिखित रूप में आपसे लेगी, यानी कि पुलिस उसे रजिस्टर करती है, लिखित रूप में लेती है। और यदि एफआईआर शब्द की बात करें तो एफआईआर शब्द को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, यानी कि परिभाषित नहीं करने का मतलब है कि इंडियन पीनल कोड जो है, भारतीय दंड संहिता, वहां भी, और आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी कि सीआरपीसी या फिर किसी अन्य कानून में भी इस शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। पुलिस नियम या कानून में जो सीआरपीसी की, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि सेक्शन 154 है, उसके तहत यदि कोई जानकारी दर्ज की जाती है तो उसे अमूमन एफआईआर कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि किन मामलों में एफआईआर दर्ज होता है। देखिए, दो तरह की आपराधिक घटनाएं होता है, एक होता है संज्ञेय अपराध और एक होगा असंज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध करने का मतलब है कि बहुत जघन्य अपराध हो, यानी कि जैसे कि रेप की घटनाएं हो जाए, ठीक है, या फिर मर्डर हो जाए। तो इस तरह के जब घटनाएं होगी तो उस पर एक्शन लेना बहुत जरूरी हो जाता है और तत्काल उस पर एक्शन लिया जाता है, पुलिस तुरंत उस सूचना को दर्ज करती है। तो इस तरह की जब आएगा तो उसे कॉग्निजिबल ऑफेंस कहते हैं और उसके तहत पुलिस तुरंत दर्ज करेगी सूचना को। ठीक है, अब दूसरा होता है असंज्ञेय अपराध। असंज्ञेय अपराध कहने का मतलब है कि इसमें जो है अपराध हल्के किस्म होगा, यानी कि मान लीजिए चोरी की घटना हो गई,
पॉकेटमारी किसी ने कर लिया, मारपीट की घटना हो गई एक दो व्यक्ति के बीच में, तो यहां पर सबसे पहले मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म किया जाता है, उसके बाद जो है पुलिस जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ाती है। ठीक है, तो ये असंज्ञेय अपराध हुआ, लेकिन दोनों के तहत ही एफआईआर दर्ज करने की व्यवस्था की गई है। अब यहां पर समझिए कि एफआईआर और जीरो एफआईआर में अंतर क्या होता है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि एफआईआर भी बताया आपको और जीरो एफआईआर भी, लेकिन फिर इसकी जरूरत क्या पड़ गई? जब एफआईआर ऑलरेडी है तो जीरो एफआईआर की जरूरत आखिर क्यों है? देखिए, एफआईआर जो होगा वह निश्चित तौर पर जिस क्षेत्र में वह घटना घटी है, अपराध जहां हुआ है, उसी क्षेत्र के अंतर्गत जो पुलिस स्टेशन होगा वहीं पर वह मामला दर्ज हो सकता है एफआईआर के कंडीशन में। लेकिन जीरो एफआईआर, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि घटना मान लीजिए मणिपुर में घटती है, वहां किसी वजह से एफआईआर दर्ज नहीं हो पा रहा है और उसी मामले को दर्ज करा दिया जाता है। मान लीजिए घटना घटा मणिपुर में, ठीक है, लेकिन ऐसा संभव है कि उत्तर प्रदेश में एफआईआर हो और घटना कहां की है? यहां की, इस क्षेत्र की है, तो इस कंडीशन में इसी एफआईआर को जीरो एफआईआर कहा जाएगा। ठीक है, अब आप समझ गए कि मूलतः क्या दोनों में अंतर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीरो एफआईआर दर्ज करना अब आवश्यक क्यों होता है, इसे समझ लीजिए। देखिए, दो तीन पहलू, जैसा कि मैंने कहा कि जीरो एफआईआर दर्ज करने का एक मसला तो यह होता है कि तुरंत उस पर तुरंत कार्रवाई संभव हो सके, है ना, और दूसरी बात क्या है कि निष्पक्ष जांच हो सके। निष्पक्ष जांच का मसला भी एक आता है कि तुरंत जांच हो सके, और यहां पर एक मामला और आता है कि सबूत के साथ छेड़खानी ना हो, तो जरूरी है कि पुलिस जल्दी एक्शन ले ले, ठीक है, और पीड़िता को न्याय जल्दी से मिल सके, त्वरित कार्रवाई हो सके। तो इन सभी वजहों से जीरो एफआईआर की संकल्पना उभर करके सामने आई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जीरो एफआईआर के प्रावधान की शुरुआत कब से हुई, इसको हमें देख लेना चाहिए। देखिए, महिलाओं के प्रति आपराधिक कृत्य जो है लगातार देश में बढ़ता गया। आपको निर्भया केस याद होगा। निर्भया केस में बलात्कार भी उस लड़की के साथ हुआ और फिर उसका मर्डर भी किया गया। पूरा देश इससे जो है सन्नाटे में आ गया था, निश्चित तौर पर सभी लोग दुखी थे। उसी वक्त क्या हुआ था, एक कमेटी का निर्माण किया गया था और उस कमेटी को नेतृत्व कर रहे थे न्यायमूर्ति वर्मा। तो जस्टिस वर्मा समिति ने एक रिपोर्ट पेश किया था जो आपराधिक कानूनों में संशोधन के लिए दिया गया था यह, और इसका मुख्य उद्देश्य, चूंकि निर्भया केस से ये उभर के सामने आया था, तो महिलाओं के खिलाफ जो यौन उत्पीड़न हो रहा था उसे रोकने के लिए और उसके प्रति त्वरित कार्रवाई और सजा दिलाने के लिए प्रावधान किया गया था। इस समिति का गठन जो है 2012 के निर्भया सामूहिक बलात्कार मामले के बाद किया गया था। तो जस्टिस वर्मा ने ही यह सुझाव दिया कि भाई जीरो एफआईआर के कॉन्सेप्ट को आप लेकर के आइए ताकि त्वरित न्याय हो सके और जांच जल्दी हो सके, सबूत के साथ जो छेड़छाड़ की जा सकती है उसकी संभावना कम हो सके और पीड़िता को संपूर्ण न्याय मिल सके। तो जो एक न्याय की अवधारणा है उसको परिपूर्ण करने के लिए जीरो एफआईआर की संकल्पना जस्टिस वर्मा कमेटी के द्वारा किया गया था, और खास करके महिला उत्पीड़न को रोकने के लिए। इसे आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखते हैं कि जीरो एफआईआर दर्ज कैसे किया जा सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति, जैसा कि मैंने कहा कि मणिपुर की घटना है और यूपी में दर्ज होता है, तो फिर इतनी दूर क्या वो पीड़ित आ सकता है, या फिर कैसे ये घटना पूरी तरह से वो अपना यहां पर यूपी के किसी पुलिस स्टेशन में दर्ज करा सकती है वो महिला? तो देखिए, इसके लिए जरूरी नहीं होता है कि शिकायतकर्ता जो मणिपुर में पीड़ित है वह शिकायतकर्ता खुद ही यूपी आए, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, यह जो है उसके रिश्तेदार के द्वारा भी कराया जा सकता है। उसके कोई मित्र हैं, कोई जानकार हैं जो उत्तर प्रदेश में रहते हैं, अगर यहाँ का कोई पुलिस स्टेशन में जानकार है तो उनके द्वारा भी एफआईआर कराया जा सकता है। मान लीजिए यह भी कंडीशन उनके लिए उपलब्ध नहीं है, तब क्या हो सकता है, वह ईमेल के द्वारा भी यहाँ उत्तर प्रदेश के किसी पुलिस स्टेशन में या केरल के किसी पुलिस स्टेशन में, गुजरात में, बिहार में, कहीं भी जहां भी उनको नंबर उपलब्ध हो जाए, कॉल करके या फिर ईमेल के द्वारा भी अपनी जो है एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। तो यह पूरा एक मसला है कि कैसे जीरो एफआईआर दर्ज कराया जा सकता है, और यह बहुत ही आसान प्रक्रिया है। और इसके मामले में ऐसा देखा गया है कि एफआईआर के जो दर्ज करने की प्रक्रिया है उसमें तेजी आई है और बहुत सारे महिलाओं को इससे न्याय भी मिलता दिख रहा है। अब देखिए, जब जीरो एफआईआर की बात की गई जस्टिस वर्मा कमेटी के द्वारा, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या राय दिया था। देखिए, सुप्रीम कोर्ट
पहले थोड़ा सा ये मामला चल रहा था कि क्या यह सही रहेगा कि अपराध मान लीजिए किसी और क्षेत्र में हो और उसकी शिकायत दर्ज जो है, एफआईआर दर्ज जो है दूसरे क्षेत्र में कराया जाए, दूसरे क्षेत्र के पुलिस स्टेशन में दर्ज हो, तो कितना ये सही होगा और व्यवहारिक रूप से कितना ये इसे लागू कर पाएगी प्रशासन। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें हस्तक्षेप किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, भले ही अपराध किसी और क्षेत्र में हुआ हो और पीड़ित अगर दूसरे क्षेत्र में एफआईआर दर्ज कराने जाए तो जो पुलिस वहां का है वह पुलिस ये नहीं कह सकती है कि जी वह जो मेरे अधिकार क्षेत्र में वह आता ही नहीं, वह एरिया है, इसीलिए मैं आपका एफआईआर दर्ज नहीं कर सकता। पुलिस ऐसा नहीं कर सकती है, मना नहीं कर सकती, यानी कि पीड़ित की बात को दर्ज करने से। यह सुप्रीम कोर्ट का कहना है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर हाल में पीड़ित व्यक्ति की एफआईआर जो है पुलिस को दर्ज करनी ही होगी, यानी कि 0 एफआईआर को सुप्रीम कोर्ट ने भी माना और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सहमति दी। चलिए अब इस मुद्दे से संबंधित एक प्रश्न देखते हैं। 0 एफआईआर को किस प्रावधान के तहत दर्ज कराया जाता है? यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। आपको जानकारी है कि मैं प्रश्नों का समाधान यहाँ नहीं करता हूं, तो आपको ध्यान से देखना है। सीआरपीसी की धारा 154, सीआरपीसी की धारा 194, आईपीसी की धारा 154 और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 154। यह 4 विकल्प दिया गया है। आपको जो भी विकल्प सही लगे उसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ध्यान रखिए कि यह जो प्रश्न है वह इसी लेक्चर से संबंधित है, तो यदि आपको इसका जवाब ना मिले तो फिर से एक बार वीडियो देखिए, आप इसे सही से समझ पाएंगे। दूसरी बात है, मणिपुर की घटना काफी चर्चा में रही है, तो मैप आधारित प्रश्न वहां से आ सकते हैं, उस पर नजर रखिए। और 0 एफआईआर अब चर्चा में काफी चलेगा, तो 0 एफआईआर को अच्छे से तैयार कर लीजिए। इससे संबंधित जो सीआरपीसी की धारा 154 में उस पर अच्छे से पकड़ बना लीजिए, क्योंकि यूपीएससी की नजर यहां पड़ सकती है। तो इस लेक्चर में इतनी ही बातें करते हैं, किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।